हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था। जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है न्यायधारिता परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएनओ डिस्कस कर रहे हैं। यूएनओ के बाकी के ऑर्गन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ट्रस्टीशिप काउंसिल डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना हुई है, ये आपको सबसे पहली बार लीग ऑफ नेशन में एज ए मैंडेट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। मैंडेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत वो क्षेत्र जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने मुख्य क्षेत्र से अलग हो गए थे, जिनका कोई भी उचित प्रशासन नहीं था, और वहाँ पे उन क्षेत्रफल में जो व्यक्ति वहाँ पे निवास करते थे उनके जीवन को एक उचित व्यवस्था देने के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मैंडेट सिस्टम काम करता था। यानी कि लीग ऑफ नेशन ऐसी व्यवस्था करता था कि वहाँ के लिए प्रशासन उपलब्ध हो सके और वहाँ के नागरिक एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को, यानी उन क्षेत्रों को जिनका कोई प्रशासन नहीं, उनके लिए प्रशासन स्थापित करने के लिए ही आपको न्यायधारिता परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इसके नाम से भी क्लियर है, आप ज़रूर जानते होंगे कि ट्रस्ट क्या होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये भी एक ट्रस्ट है जो कि बेनिफिशरी कौन है, ट्रस्ट टेरिटरीज इसकी बेनिफिशरी हैं। तो हम आइए देखें कि इसकी अगर हम बात करें इसमें एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट जिसकी हमने अभी बात की, न्यास क्षेत्र या ट्रस्ट टेरिटरी। दूसरा आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो उन क्षेत्रों के लिए प्रशासन का कार्य करते हैं। तीसरा यूएनओ एज ए सुपरवाइजर, यानी तीसरे नंबर पे यूएनओ क्या करता है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का सुपरविजन करता है कि क्या वो उन क्षेत्रों के लिए ठीक तरह से कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो न्यायधारिता परिषद के विषय में उद्देश्यों को आपके यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 76 में बताया गया है। आर्टिकल 76 इस बात को कहता है कि पहला उद्देश्य तो बिल्कुल वही है जो यूएनओ का उद्देश्य है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। जैसे कि आपको पता है कि सुरक्षा परिषद विश्व में सुरक्षा और शांति को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। सभी यूएनओ कंट्रीज़ ने इस बात को माना है कि आप हमारे बिहाफ पे सुरक्षा और शांति की स्थापना करिए। लेकिन सिर्फ सुरक्षा परिषद ही नहीं, बल्कि यूएनओ के सारे ही ऑर्गन विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से यूएनओ को सैन्य कार्यवाही करने का अधिकार है, वो एक पावरफुल ऑर्गन है, उसी तरीके से आप देखते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल का आपकी सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल्स, ये जो काउंसिल्स आपकी हैं ये यूएनओ की सॉफ्ट पावर की तरीके से काम करती हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि जो युद्ध है वो मनुष्य के मस्तिष्क में प्रारंभ होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अगर युद्ध को रोकना है तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके उसे बेहतर इंसान बनाना होगा। तो हम अगर बात करें अगले उद्देश्य की, तो दूसरा उद्देश्य है कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो न्यास क्षेत्र हैं, वहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास करके उन देशों को स्वतंत्र बनाना और उनके लिए जो है उनकी व्यक्तिगत सरकारों की स्थापना करना। तो ये आप इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य देख रहे हैं। पहला विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित रखना, और दूसरा उन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास करना और उन क्षेत्रों को स्वतंत्र करना और उन क्षेत्रों के लिए अपनी व्यक्तिगत सरकारों की स्थापना करना। तीसरे उद्देश्य की हम बात करें तो बिना किसी विभेद के सभी नागरिकों को, सभी मानव को जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र के निवासी हैं, सबको मौलिक अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस काउंसिल का, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में कार्य कर रहा है जिनका अपना कोई प्रशासक नहीं है। तो ऐसा संभव है कि कोई उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार करे कि उनकी मूलभूत स्वतंत्रताएं, जो उनको मूलभूत अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वो ना हो। आपको पता है कि मैंडेट सिस्टम में आपने पढ़ा था कि इस बात के लिए क्लियर प्रोविज़न था कि न्यास क्षेत्रों से व्यक्तियों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरीके की मूलभूत स्वतंत्रता और अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि हमें आपके नागरिक नहीं हैं, वो क्षेत्र एक अलग क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपको उनके मरने के दुख नहीं है, तो आप उन्हें अपनी सेनाओं में भर्ती करके अपनी सेनाओं की फ्रंट लाइन पे नहीं खड़ा कर सकते। आप जो है उन्हें सेना में भर्ती नहीं करेंगे। इस तरीके के प्रोविजंस भी आपको देखने को मिलते हैं जो इसी से संबंधित हैं। अगले उद्देश्य की बात करें तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और जो कमर्शियल पर्पस है उनमें इक्वालिटी
जो है इस्टेब्लिश करना। ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे यूएनओ के जितने मेंबर्स हैं उन सब के बीच में सोशल, इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल इक्वालिटी को बनाना। तो इन उद्देश्यों को आपके आर्टिकल 76 के अंतर्गत न्याय सहायता परिषद के उद्देश्यों के रूप में बताया गया है। हम आगे बात करें तो न्याय सहायता क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो क्षेत्र आते हैं जो मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत लीग ऑफ नेशन के द्वारा शासित हो रहे थे। लीग ऑफ नेशन के पास टोटल क्षेत्र जो थे वो 16 क्षेत्र थे, 16 टेरिटरीज थी। लेकिन उसमें से जो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जो ग्रुप ए के अंतर्गत 5 नेशंस थे और 5 टेरिटरीज थी, ये 1946 में ही जो है इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो हम इनको कहते हैं कि इनको जो है हमें आगे ट्रस्टीशिप काउंसिल में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद बचे आपके 13 जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की कंट्रीज़ थी, टेरिटरीज़ थी। तो ये जो 2 ग्रुप की टेरिटरीज़ थी इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत। तो पहले नंबर पे इसके अंदर शामिल होने वाले कौन से क्षेत्र थे? वो क्षेत्र जो लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत मैंडेट सिस्टम में प्रशासित हो रहे थे, उन क्षेत्रों को इसमें ले लिया गया। दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किसी क्षेत्र से अलग हो गए या किसी क्षेत्रों से अलग करा दिए गए दूसरे देशों के द्वारा, उन क्षेत्रों का प्रशासन भी इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र भी इसमें आ सकता था जो स्वेच्छा से इसका हिस्सा बनना चाहे, ट्रस्टीशिप काउंसिल से प्रशासित होना चाहे। तो अगर कोई क्षेत्र स्वेच्छा से ऐसा चाहता है तब भी वो इसके अंतर्गत शामिल हो सकता था। इसमें हमने देख लिया कि 3 तरीके के से इसमें शामिल हुआ जा सकता था। अब अगर हम बात करें कि न्यासधारिता के प्रकार क्या हैं, वो न्यासधारी के प्रकार क्या हो सकते हैं, ट्रस्टीशिप के जो हैं काइंड्स क्या होंगे, तो हम 2 तरीके देखते हैं इसमें। एक तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका प्रशासन, जिनका एग्रीमेंट का प्रशासन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में होता है। वो जो है वो सामरिक महत्व के क्षेत्र होते हैं, किसी कारण से वो ऐसे विशेष महत्व के क्षेत्र हैं कि उनका प्रशासन सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाएगा। और दूसरे क्षेत्र जो कि विशेष सामरिक महत्व के क्षेत्र नहीं घोषित किए जाते हैं, उन्हें उनका प्रशासन जो है वो महासभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 तरीके में इसको बांट दिया गया है, 2 प्रकारों से हम देख रहे हैं। महत्व के आधार पर हमने इसे 2 प्रकार में बांट लिया है। इसके बाद आप बात करते हैं कि इस परिषद की संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना को समझना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इसमें वो सारे मेंबर्स जो हैं सम्मिलित होते हैं जो कि किसी भी ट्रस्ट एरिया का, जो ट्रस्ट टेरिटरी है उसका प्रशासन कर रहे हैं। यानी ऐसा कोई भी देश, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हो या वो कोई अदर कंट्रीज़ हो, अगर वो किसी भी ट्रस्ट टेरिटरीज का प्रशासन कर रहे हैं तो वो क्षेत्र इसमें सम्मिलित होंगे। दूसरे नंबर पे वो क्षेत्र इसमें सम्मिलित होंगे, वो देश इसमें सम्मिलित हैं जो कि आपके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन वो किसी भी क्षेत्र का प्रशासन नहीं कर रहे हैं। यानी आप क्या देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट मेंबर्स इस काउंसिल के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगर वो किसी क्षेत्र का प्रशासन कर रहे हैं तो उस रूप में सम्मिलित हैं, और नहीं तो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जो किसी क्षेत्र का प्रशासन नहीं कर रहे हैं, इस दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत आकर के इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में हम देखते हैं कुछ अन्य राज्य जिनका जो है चयन करते हैं महासभा 3 साल के लिए। यानी कुछ अन्य सदस्य क्या हैं, वो 3 साल के लिए चयनित होते हैं महासभा के द्वारा। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितने कंट्रीज़ प्रशासन कर रहे हैं और जो कंट्रीज़ प्रशासन नहीं कर रही हैं, उन दोनों के बीच में संख्या की इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल के तरीके से लें कि हम ये देखते हैं कि 10 कंट्री ऐसी हैं जो किसी क्षेत्र का, हमने देखा कि 11 कंट्री शामिल हुई थी, 11 क्षेत्र शामिल हुए थे। तो अगर 11 कंट्रीज़ किसी क्षेत्र का प्रशासन कर रही हैं तो 11 ही ऐसी कंट्री भी होंगी, ऐसे भी मेंबर्स होंगे जो किसी भी क्षेत्र का प्रशासन नहीं कर रहे हैं। इनको सम्मिलित किया जाता है, इक्वल नंबर्स में सम्मिलित किया जाएगा महासभा के द्वारा। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी संरचना होती है। आपको सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, या तो वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में मिल रहे हैं या फिर वो केवल आपको सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में देखने को मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन,
ये 5 आपको सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे वोटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर के बारे में। तो हम देखते हैं कि वोटिंग सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। सारे कैंडिडेट जितने भी इसमें मेंबर्स हैं सभी एक एक वोट देंगे और वो जितना भी डिसीजन होना है वो सभी बहुमत के साथ में होना है। यहाँ कोई भी वीटो पावर या किसी के पास कोई स्पेशल वोट का प्रोविज़न नहीं है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अपनी काउंसिल के लिए नियम बनाने का अधिकार इस काउंसिल के पास खुद ही होता है और अपने लिए अध्यक्ष भी ये खुद ही सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस और इसकी पावर्स क्या हैं। तो अगर हम काउंसिल की फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनसे उस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट्स ले सकते हैं और उनसे रिपोर्ट जो लेते हैं उसकी ये जांच करते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी तरीके का कोई भी पिटीशन है तो उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनकी परामर्श के साथ में। तीसरा फंक्शन हम इसका देखते हैं कि जैसा समझौता है उसके अनुसार ये अपने कुछ लोगों को उस क्षेत्र का, उस न्यास क्षेत्र का जो है निरीक्षण करने के लिए, सुपरविज़न करने के लिए भी भेज सकते हैं। सभी काम कौन कर रहा है? काउंसिल कर रही है। इन सभी कार्यों के साथ में हम देखते हैं कि अन्य अगर कोई भी ऐसा कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है जो समझौते की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जो कि किया गया है उस न्यास क्षेत्र से, तो वो भी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यूएनओ की जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो उस क्षेत्र का पूरी तरह से ध्यान रख रही है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को सुपरवाइज कर रही है, उसके ऊपर अपनी जो है एक तरीके से अपना नज़र रखा हुआ है कि किस तरीके से उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों पे प्रशासन किया जा रहा है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसी के साथ में हमें देखते हैं कि कार्य तो हमने देख लिया कि इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसकी जो है अगर कोई क्षेत्र में कार्य हुआ है तो उसमें समाप्ति के बारे में क्या प्रोविज़न है। लेकिन हमें यूएनओ में के चार्टर में ऐसा कोई आर्टिकल देखने को नहीं मिलता तो ये बताए कि कोई क्षेत्र ट्रस्टीशिप काउंसिल में से बाहर कैसे निकल सकता है, यानी ट्रस्ट टेरिटरी से बाहर कैसे निकल सकता है, कोई प्रोविज़न हमें नहीं मिलता। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो हमें उद्देश्य देखा था कि आपका 76 के अंतर्गत, चार्टर के आर्टिकल 76 के अंतर्गत, उसमें जो हमने एक उद्देश्य देखा था कि हमें चाहते हैं कि जो न्यास क्षेत्र हैं वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से डेवलप हो और वो स्वतंत्र हो जाए, उनकी व्यक्तिगत सरकारें बन जाए। इसे ही हम एक आधार मान सकते हैं कि समाप्ति का भी क्या तरीका होगा कि अगर वो क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत सरकार बना पाते हैं, अपने प्रशासन को खुद से कर पाते हैं, तो वो जो आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल है इससे स्वतः ही बाहर हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें आगे किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या यूएनओ के सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में कि बताइए क्या प्रोविज़न किया गया है बाहर निकलने का, तो आप यही कहेंगे कि यूएनओ चार्टर में इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इस परिषद की उपलब्धियां क्या रहीं। तो ये परिषद यूएनओ की सबसे ज़्यादा, ये अंग यूएनओ का सबसे ज़्यादा सफल अंग है। इसने अपने कार्य को ना सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से किया बल्कि करके पूरा भी कर लिया। तो ये एक बहुत ही सफल अंग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जिस समय पर इसका गठन हुआ था उस समय इसमें 13 टेरिटरीज हुआ करती थी। हमने बात की थी अभी कि जिस समय मैंडेट सिस्टम था तो उसमें 16 टेरिटरी होती थी, क्षेत्र होते थे, लेकिन उन 16 क्षेत्रों में से 5 क्षेत्र पहले ही स्वतंत्र हो गए थे, उनको यूएनओ के अंतर्गत आने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बाकी हम देखते हैं कि यूएनओ के अंतर्गत वो 11 बचे हुए आए थे, जिसमें से जो है बाकी सभी तो महासभा के अंतर्गत थे, यानी वो ज़्यादा जो है सामरिक महत्व के क्षेत्र नहीं थे। सिर्फ एक क्षेत्र जो पैसिफिक टेरिटरीज थी वो क्षेत्र जो है केवल सुरक्षा परिषद के अंतर्गत प्रशासित होता था, यानी वही एक सामरिक महत्व का क्षेत्र घोषित था। एक आपको अफ्रीका का मिलेगा जिसने जो है इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने से, एग्रीमेंट करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में इसमें एक और कंट्री जुड़ गया जिसके थ्रू इसमें दोबारा 11 कंट्रीज ही थे। तो यहाँ आप देखते हैं कि हर तरीके से ये 11 कंट्री जो थे इनको इसने पूरी तरह से इनकी मदद की और इन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या फिर इनके पड़ोसी किसी राष्ट्र के साथ में जो जिनके साथ ही समाहित होना चाहते थे उनके साथ समाहित होकर के इन क्षेत्रों की प्रशासन को स्थापित कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्तमान में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है विश्व में जो कि
टेरिटरी हो, न्यास क्षेत्र हो, जो कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत गवर्न हो रहा हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। ये जितने भी क्षेत्र थे इन सभी को या तो उनकी स्वतंत्र सरकार हो गई है या फिर वो अपने किसी पड़ोसी राष्ट्र के साथ समाहित हो गए हैं। सबसे आखिरी वो क्षेत्र वो पलाऊ था, जिसके स्वतंत्र हुआ था 1994 में। 1994 में के बाद से दोबारा कोई भी न्यास क्षेत्र नहीं मिला है। आपको पता है कि दोबारा ऐसा कोई युद्ध भी नहीं हुआ है जिससे इस तरीके के क्षेत्र बने, तो अब विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये संस्था पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इस संस्था की समाप्त कर देने की बात उठती है या बात बार बार आती है कि जब संस्थान के पास अब कोई कार्य नहीं है तो इस संस्था को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक आपको चार्टर में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं दिखा है जिसके माध्यम से जो न्यासधारिता परिषद है उसे समाप्त किया गया हो। तो न्यासधारिता परिषद अभी भी चार्टर में उपस्थित है, लेकिन वास्तव में अब ये कार्य नहीं करती और इसने अपनी कोई भी बैठक अब ये नहीं करती है। पहले इसकी वार्षिक बैठक होती थी, फिर इसमें ये डिसाइड हुआ कि हमें जब कभी आवश्यकता होगी तो हम बैठक करेंगे, लेकिन दोबारा इसकी बैठक कभी भी नहीं की गई। तो इस तरीके से हमने आज न्यासधारिता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में देखने को मिलते हैं, और अगर आप कोई तरीके का रिटर्न पेपर दे रहे हैं तब भी आपको यूएनओ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग सी संस्था है। इस संस्था का वास्तव में कार्य समाप्त हो गया है, तो ये अपना विशिष्ट महत्व रखती है। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, और साथ में आपने अगर मेरे बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो मैंने आपको यूएनओ के बाकी ऑर्गन्स पढ़ाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको विषय समझ में आता है मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।